Hello all of you and welcome to one more video. This is our first video on our how to series. ओके और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू प्लान एस्पेक्ट. ठीक है, हाउ टू प्लान योर प्रिपरेशन एंड हाउ टू मेक टाइम टेबल. ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें कोई भी टाइम टेबल आपको नहीं देने वाला, एक बना बनाया टाइम टेबल नहीं देने वाला हूँ. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू ग्रैब योर पेन एंड पेपर एंड मेक अ टाइम टेबल राइट नाउ. तो जैसे जैसे मैं स्टेप्स बताऊँगा, जैसे जैसे जितना टाइम मैं देते जा रहा हूँ वैसे आपने समझना है और आपका खुद का टाइम टेबल बनाना है. ठीक है, देखिए इस वीडियो का पर्पज़ मेरा एक ही है, आई वॉन्ट यू टू मेक योर सेल्फ सफिशिएंट. ठीक है, मुझे आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है. नाउ ये कैसे होगा, जो भी मैं स्टेप्स फॉलो बता रहा हूँ आपको, आप वैसे फॉलो करेंगे. ठीक है, वो लिखते जाएंगे एंड उससे आपका एक टाइम टेबल रेडी हो जाएगा. इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आप हर बार किसी से पूछोगे नहीं कि सर बताओ सर 4 मंथ बाकी है कैसे प्रिपेयर करें, 5 मंथ बाकी है कैसे प्रिपेयर करें. ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपको पता है ऑलरेडी कि आपने कैसे टाइम टेबल बनाना है. आपको ऑलरेडी पता है कि आप कौन से स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हो, कौन से फेज़ में हो. देखिए पूरे जो प्रिपरेशन है उसको मैंने 3 फेज़ में डिवाइड किया है. आपका जो भी फेज़ आपको लगता है कि आप उस फेज़ में हो उसी फेज़ से स्टार्ट करो. आपको लगता है सेकंड फेज़ में हो तो सेकंड फेज़ से स्टार्ट करेंगे, थर्ड में हो थर्ड से, फर्स्ट में हो तो फर्स्ट से. ठीक है, तो ये बेनिफिट है कि आपको समझ आ जाएगा कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्लान करना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. ओके, कुछ चीज़ें जो आपको बतानी है, आई वांट टू शेयर ऑल दोज थिंग्स. ओके, नाउ वट एवर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आर देयर, वट एवर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर, those all things will be in English. Okay, and rest all those etc things will be in Hindi. Okay, so that this video becomes Hindi and English, because whenever I speak completely in English I don't know, there is no such feel, थोड़ा feel नहीं आता है, but when it becomes English as well as Hindi थोड़ा अच्छा लगता है. ठीक है, so that's why as I told you, the complete video will not be in English, but it will be a combination of Hindi as well as English. Okay, so please bear with me. Now let us begin with video. The first announcement that I am going to make is video covers all category students. ठीक है, तो वीडियो में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को फ़ायदा होने वाला है. सबसे पहले कैटेगरीज क्या हो सकती है? जो कॉलेज जाने वाले, जो करंट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं. ठीक है, दूसरे लोग कौन है? जो पास आउट हो चुके हैं. तीसरे लोग कौन है? जो जॉब कर रहे हैं. एंड चौथे जो रिपीटर्स हैं. ठीक है, तो ये चारों लोग जो है आप इस वीडियो को देख सकते हो एंड आपको कुछ ना कुछ तो इससे गेन हो गए. राइट, ओके, चलिए नेक्स्ट थिंग. अच्छा एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ प्लानिंग वीडियो. राइट, आई एम गोइंग टू टीच यू. मैं आपको कोई भी प्लान नहीं देने वाला. तो प्लीज़ जिसको भी लगता है कि इस वीडियो में एंड में आपको मैं प्लान दे दूंगा, नहीं, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे प्लानिंग करनी है. राइट, ओके, वन मोर थिंग दोस्तों, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि पर डे एक वीडियो डालेंगे तो अच्छा होगा, बट पर डे की वजह से क्वालिटी ख़राब हो जाती है. मतलब कुछ भी एक कंटेंट लगाओ और उसको डिलीवर कर दो, तो मैं उसमें नहीं बिलीव करता. इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो भी वीडियो बनाना है वो 2 से 3 दिन के गैप में बनाऊँ, ताकि मैं उसके प्रॉपर एक नोट्स निकालूँ. जैसे देखिए अभी यहाँ पर मैंने सब नोट्स वगैरह निकाल के रखी है. ठीक है, मैं उनको मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं सोचता हूँ सब कुछ, मेरे एक्सपीरियंस से, दोस्तों से एक्सपीरियंस लेता हूँ, सब नोट करता हूँ, फिर वो आपको एक वीडियो बना के एक्सप्लेन करता हूँ. तो मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ देन क्वांटिटी. ठीक है, इसीलिए मेरा जो वीडियो साइकिल है इट विल बी 3 डेज़ पर वीडियो. ठीक है, तो यही साइकिल मैं फॉलो करूँगा, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ क्वांटिटी से अच्छी क्वालिटी है, तो क्वालिटी डिलीवर करना चाहता हूँ आपको. ओके, ये अनाउंसमेंट्स थी. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. ओके, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने करना क्या है, आपने पेन और पेपर लेना है सो दैट यू कैन स्टार्ट राइटिंग थिंग्स जो आपको समझनी है. ठीक है, ओके, देखिए नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मंथ्स दैट दोज आर अवेलेबल टू यू. ठीक है, तो आपके पास जितने भी मंथ्स अवेलेबल है फ़िलहाल उनकी एक लिस्ट बनाओ. ओके, तो अभी आप इस वीडियो को कब देख रहे हो मुझे नहीं पता, जिस दिन रिलीज़ हो रहा है उस दिन देख रहे हो या फिर 2 महीने बाद देख रहे हो, इसीलिए टाइम जो है एक वेरिएबल पैरामीटर है. तो मैं एक्स अमाउंट ऑफ टाइम अज्यूम कर रहा हूँ, उस अमाउंट ऑफ टाइम को मैं पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइड करूँगा और वैसे ही आपने प्लानिंग करनी है. ठीक है, ओके, कंप्लीट प्रिपरेशन जो है दोस्तों वो 3 फेजेस में डिवाइड होता है. सबसे पहला फेज़ जो होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग फेज़, सेकेंड फेज़ जो होगा वो होगा सॉल्विंग फेज़, एंड थर्ड फेज़ जो होगा वो होगा टेस्टिंग फेज़. ये तीनों फेज़ अगर आप अच्छे से कर लेते हो गया आपका काम, समझ लो. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग फेज़, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग फेज़ कुछ चीज़ें आपको बता दूं. ओके,
तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट चीज़ बता दी, इट वाज अबाउट मेकिंग कि आपके पास कितने मंथ्स है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों लास्ट वीडियो में भी कि सब कोई चीज़ें मैंने नोट की है, जैसे फ़ोन में भी बहुत कुछ चीज़ें नोट की है, तो थोड़ा थोड़ा नीचे देखते जाऊँगा ताकि ताकि मैं इस चीज़ों को रिकलेक्ट कर पाऊँ, राइट। चलो, तो फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया मेकिंग लिस्ट ऑफ मंथ, तो जितने भी टाइम अवेलेबल है आप उसकी लिस्ट बना लो, जितने मंथ्स अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं एक्स अज्यूम कर रहा हूँ, एक्स नंबर ऑफ मंथ्स आर अवेलेबल टू यू राइट नाउ। नेक्स्ट सेकेंड थिंग इज स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए, ठीक है। अभी जो कंडीशन है गाइस, लॉकडाउन की कंडीशन है, इसमें मैं ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 2.5 मंथ तक ये सब चीज़ें बनी रहेंगी, ठीक है। 2.5 मंथ्स तक या फिर 3 मंथ्स पकड़ लो आप, तब तक मुझे नहीं लगता कि चीज़ें नॉर्मल होंगी, ठीक है। तो नॉर्मल लाइफ आने के लिए शायद 3 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम आ जाए। तो ऐसे टाइम पे सब लोग घर पे हो, ठीक है। जो कॉलेज वाले तो घर पे ही है, खैर जो रिपीटर्स है वो घर पे ही है, घर पे या फिर जहीं पे भी आप हो। देन नेक्स्ट थिंग, जो जॉब करते हैं शायद वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन द सेंस कि आप सबके पास अभी फ्री टाइम बहुत है। तो मैं आपको ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, लेट इट बी इफ़ यू आर रिपीटर, ओके, इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ करंटली डूइंग एनी जॉब, ठीक है। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरगो आर फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग फेज। तो आप सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना सीखो, ठीक है। ये फर्स्ट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, तो स्टडी आवर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कितने स्टडी आवर्स होने चाहिए, ठीक है। बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस हैं या फिर बहुत से कोरा पे आंसर्स है कि आपने इतने पर्टिकुलर आवर्स स्टडी करना चाहिए। कोई 10 आवर बोलता है, कोई 5 आवर्स बोलता है, कोई 15 बोलता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या कितने आंसर्स आप पढ़ रहे हो, कितने वीडियोस आप देख रहे हो। देखिए, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आपके जो स्टडी आवर्स है दे शुड बी अनलिमिटेड, ठीक है। आपने स्टडी आवर्स को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा होगा कि लेट्स से मैंने अज्यूम किया कि 6 आवर्स में स्टडी करूँगा पर डे, ठीक है। पर डे में 6 आवर्स स्टडी करूँगा, तो होता क्या है कि 6 आवर्स में आप कितने आवर्स एफिशिएंट रह पाते हो, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेट्स से किसी की एफिशिएंसी है 60%, तो 6 आवर्स में वो सिर्फ 3.6 आवर्स ही एफिशिएंट रह पाए, मतलब ऑलमोस्ट 4 आवर्स पकड़ लो यार, 4 आवर्स का ही आपका स्टडी हुआ, ठीक है। तो उससे होता क्या है, कंप्लीट गोल आपका मीट नहीं हो रहा है। तो देखिए, इसीलिए मेरा ये मानना है कि यू शुड नॉट बी हैविंग एनी फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। जब, तो इसका मतलब क्या है, कैसे पढ़ेंगे, जब भी टाइम मिले पढ़ने चले जाओ, ठीक है। कैसे होगा ये, देखिए आपका एक, मैंने आपको पहले भी बताया, एक एजुकेटिव इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। एजुकेटिव इन्वायरमेंट मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ एक टेबल होना चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ जहाँ पे आप आपकी बुक्स रख रहे हो वो ग्राउंड से एक लेवल अप होनी ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो ऐसा आपने एक टेबल और एक चेयर अरेंज कर ली, ठीक है। और उस पर आपकी सब बुक्स है। तो वो जितनी भी बुक्स है, लेट्स से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट की बुक्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब भी आपको लगता है मुझे पढ़ना है, चले जाओ पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। जब भी आपको बोर हो रहा है आप बाहर आ जाओ, थोड़ा सा टाइम पास करो, फिर से चले जाओ पढ़ने, ठीक है। तो उससे होगा क्या, आप फिक्स सेट में पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो बेनिफिट क्या होता है, आप कंटिन्यूसली उस प्रोसेस में होते हो। उस प्रोसेस में होने की वजह से फ़ायदा ये होगा, सब चीज़ें आपके अंदर चली जाएंगी, ठीक है। एक तरह से आप चीज़ों को अब्जॉर्व करना सीख जाओगे। हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि दिन में सिर्फ 6 घंटे पढ़ेंगे, तो होता क्या है, वो 6 घंटे जैसे नज़दीक आते हैं, जैसे 1 से 7, तो ना अलग फीलिंग होने लगती है, यार चलो अभी पढ़ने जाना है, पढ़ने जाना है, ठीक है। तो होता क्या है, 1 से 7 में आप पढ़ोगे लेकिन आपकी एफिशिएंसी कम रहेगी, ठीक है। क्यों कम रहेगी, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस प्रिपरेशन को अपने डेली लाइफ में इन रूट नहीं किया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेली लाइफ में उसको एब्जॉर्ब करना। डेली लाइफ में एब्जॉर्ब कैसे करोगे, आप कंटिन्यूस पढ़ते हो। कंटिन्यूस पढ़ना का मतलब ये है कि 24/7 पढ़ना नहीं है। इसका मतलब ये है, आपका जो स्टडी टेबल है वो कभी भी सजा होना चाहिए बुक्स के साथ, ठीक है। जब भी आपका मूड हुआ जाओ पढ़ो, थोड़ा सा कभी कभी सबको बोर तो हो ही जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे बाहर आ जाओ, जो भी टाइम पास करना कर लो, फिर से जाओ पढ़ने, ठीक है। ओके, तो शेड्यूलिंग कैसे करेंगे सब्जेक्ट की शेड्यूलिंग करेंगे गाइज वीक वाइज, ठीक है। डे वाइज शेड्यूलिंग नहीं करनी, वीक वाइज शेड्यूलिंग करनी। कैसे, वो भी बताता हूँ। तो आई गेस अनलिमिटेड स्टडी आवर्स का कंसेप्ट क्लियर है। मैं भी ऐसे ही करता था। क्या करता था मैं, जो भी स्टडी टेबल था वो वैसे ही रहता था, उस पर सब बुक्स वगैरह सब ओपन है वैसे ही। तो थोड़ा सा बोर हुआ तो बाहर जाके आ जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। एंड इट इज़ अप टू योर लिमिट कि आप कब सोना चाहते हो, कैसे कैसे, उस पर डिपेंड करता है। बट मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टडी आवर्स को मैक्सिमाइज़ करो। ऐसे नहीं कोई दिन आपको फ्री मिल गया, 6 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद टाइम पास करने चले गए, नहीं, ऐसा मत करो यार। एक ही साल है, आपने उसमें सब क्लियर करना है। तो मैक्सिमाइज़ करना है स्टडी आवर्स को, क्लियर है। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल।
फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपने टाइम शेड्यूल किया था उसमें आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा बैठना ज़रूरी है। जो आपने टाइम शेड्यूल किया था उसमें कुछ और इवेंट आ गया, शादी आ गई वगैरह वगैरह, तो आपको कंपनसेट करके दूसरे किसी टाइम पे एडजस्ट होना ज़रूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नाउ एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। नाउ सोशल मीडिया जो होता है इसको लोग ये समझते हैं कि इससे दूर ही रहना है, ठीक है। कुछ सब फेसबुक ट्विटर जो भी है वो बंद कर दो, ओके। ये बहुत से लोगों के रिव्यूज़ है, मैंने बहुत से आंसर्स पढ़े क्योरा पे, तो वहाँ पे ऐसा ही कुछ है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपने चीज़ों को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना आना चाहिए। तो ये एक लाइफ लेसन भी है। ऐसा है दोस्तों, सोशल मीडिया बेसिकली सोशल मीडिया में आता है क्या, फेसबुक आता है, ठीक है, ट्विटर आता है, देन यूट्यूब आएगा एंड इंस्टाग्राम आएगा। सबसे पहले इंस्टाग्राम को फेंक दो, अभी अनइंस्टॉल करो उसको, ठीक है। क्योंकि उसका प्रॉब्लम, उसका बेनिफिट कुछ है नहीं, ठीक है। उसमें सब लोग फोटो ही डालते रहते हैं, उसमें कुछ गेन नहीं है। एफबी का बेनिफिट क्या है? एफबी का बेनिफिट ये है दोस्तों कि फेसबुक पे आप जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं, जो भी अलग अलग एजुकेटिव चैनल्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो वो कोई ना कोई नोट्स डाल देंगे, वो कोई ना कोई अपडेट डाल देंगे, ओके। तो ये बेनिफिट आपको होता है, ठीक है। एफबी का और एक तरीका बताता हूँ आपको, एक नया अकाउंट खोल लो यार, एक दूसरा अकाउंट खोल लो, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या होगा आपको? उसका बेनिफिट ये होगा कि उस पर आपने आपके फ्रेंड्स को फॉलो वगैरह नहीं करना है, ठीक है। उसने आप किस पे फॉलो करोगे? जो एजुकेटिव चैनल्स है, जो आपके प्रोफेसर्स है, जो नोट्स डालते हैं, सॉल्यूशंस डालते हैं, उन लोगों को फॉलो करो, ठीक है। मतलब आपका जो पेज बनेगा जब आप लॉगिन करोगे, जो उस फेक या फिर जो भी अकाउंट है आपका, फेक नहीं बोल सकता मैं, उस पर आप लॉगिन करोगे, तब आपका जब पेज बनेगा, जो साइट बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल रिलेटेड होगी। तो कोई ऐसा आपका फ्रेंड नहीं है जो बीच में कोई फालतू पोस्ट डाल के चला जा रहा है, क्योंकि है ही नहीं वो आपके फ्रेंड लिस्ट में, समझ रहे हो। आपके मेन अकाउंट में प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसा कंटेंट है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, लेकिन इस अकाउंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से कंस्ट्रक्टिव यूज़ हो सकता है एफबी का, ओके। दूसरा एक यूज़, एफबी से आप जो भी टॉपर्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनको आप टेक्स्ट कर सकते हो, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है, उनसे क्लियर अगर रिप्लाई आ गया तो, जैसे मैं तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो उनसे जो रिप्लाई आता है वो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। फ्रैंकली अगर बताऊँ तो यार देखो, आप नॉर्मली किसी भी टॉपर को मैसेज करोगे तो वो आपको रिप्लाई तो दे ही देगा, ठीक है। ऐसी अगेन डिपेंड करता है, बट इसमें एक ऐसा भी है कि अगर आप किसी लड़की के नाम से अकाउंट खोलोगे और उसको मैसेज करेगा तो रिप्लाई और भी फास्ट आता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, बट मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा कि एक अकाउंट बना दो, उस पर ये सब चीज़ें जो होंगी वो आने वाली है। अगर आपको आइडिया पसंद नहीं है, ड्रॉप इट, रिमूव फेसबुक एज वेल। सेकंड, ट्विटर का फ़ायदा क्या है? ट्विटर का ये फ़ायदा है दोस्तों कि ट्विटर पे आपका थोड़ा जीएस का पार्ट आ जाता है, ठीक है। कैसे? जो भी अपडेट्स होते हैं, लेट्स से फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अपडेट डाला, प्रधानमंत्री जी ने कुछ योजना जारी की, वो ट्विटर पे फीड में आ जाता है, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्विटर में आपको किसको फॉलो करना है। आप ऐसे नहीं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को फॉलो कर रहे बैठ रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ कुछ की पीपल्स हैं उन्हीं को फॉलो करो, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? जैसे ही उनका अपडेट आता है आपको पॉपअप आ जाएगा, आप वो पढ़ लो, खत्म। न्यूज़पेपर भी, न्यूज़ सुबह उठ के न्यूज़पेपर में वही आने वाला है, ठीक है। तो ट्विटर का आप यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको, जैसे मैं कुछ वीडियोस डालता हूँ, और भी बहुत से चैनल है, हमारे नवीन सर है, उनका भी चैनल है, वहाँ पे बहुत से वीडियोस आते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को देख के भी मोटिवेट हो सकते हो, अगर वो आपको मोटिवेट करती है तो, ओके। अगर आपको मोटिवेट नहीं करती तो आप उससे भी निकल सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस, राइट। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जिससे आप चीज़ों का कंस्ट्रक्टिव यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो टोटली रिमूव करने से अच्छा उसकी पॉजिटिव, उसकी ब्राइटर साइड पे देखो एंड काम करना स्टार्ट करो, राइट। आई गेस ये सब गाइडलाइंस क्लियर थी। अभी आ जाते हैं अपने मेन चीज़ पे, हाउ टू प्रिपेयर अ प्लान, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू, एक पेन पेपर ले लो, मतलब आप इन सब चीज़ों को नोट कर सको, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, एज आई टोल्ड यू, आई एम मेकिंग यू सेल्फ सफिशिएंट। तो आपको खुद प्लान करना आना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जितना भी टाइम होगा उस टाइम के हिसाब से आपने ये प्लानिंग बनानी, राइट। एंड बिकॉज आई डोंट वांट यू टू आस्क कि सर 3-4 महीने बाकी है, बताओ कि कैसे टाइम टेबल करें। आपको खुद से आना चाहिए, ठीक है, खुद से आना चाहिए, राइट। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं सेल्फ सफिशिएंट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग फेज है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास वॉट एवर टाइम यू हैव, लेट इट बी एनी टाइम, राइट। लेट्स से आई एम अज्यूमिंग इट टू बी 8 months, ठीक है, 8 months time. Now in this 8 months time, allocate first 35% of that time
फॉर अंडरस्टैंडिंग फेज। नाउ व्हाट दिस अंडरस्टैंडिंग फेज मीन्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फेज का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग फेज का मतलब यही है दोस्तों कि यू विल बी लर्निंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट परफेक्टली, राइट। नाउ रिमेंबर दिस, आप पास आउट हो, आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आप रिपीटर्स हो, ठीक है। अज्यूम करना है दैट यू डोंट नो एनीथिंग, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता सब्जेक्ट में, एंड स्टार्ट दैट सब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट दैट सब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। हाउ टू डू दैट, कैसे करना है वो भी बताता हूँ। ओके, तो आई गेस अंडरस्टैंडिंग फेज आपको क्लियर है कि अंडरस्टैंडिंग फेज में आपने करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट है उसको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, ठीक है। कैसे स्टार्ट करोगे, उसके लिए सबसे पहले मटेरियल बता देता हूँ। मटेरियल आपने बहुत से और भी यूट्यूब वीडियोस में पढ़ा ही होगा, देखा होगा, या फिर क्योरा में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो वो मोर एंड लेस सेम ही है। तो भी एक चीज़ें बता रहा हूँ उनमें, क्लास नोट्स किसी भी इंस्टीट्यूट के ले लो यार, कहाँ मिलेंगी, किसी भी इंस्टीट्यूट के बाहर मिल जाती है, ठीक है। मैं एक ऐसे आपको सजेस्ट करता हूँ, कभी 1-2 दिन दिल्ली भी घूम के आ जाओ, दिल्ली में तो मिलती है वो, एंड देन नोट्स भी वहाँ से लेके आ जाओ, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा जो पोस्टल स्टडी कोर्स होता है वो। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि पोस्टल स्टडी कोर्स में ऐसा होता है, देखो पोस्टल स्टडी कोर्स में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होगा वर्कबुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वर्कबुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है विच इज़ नथिंग बट थियरी बुक्स, जिनका एक बहुत बड़ा बंडल आता है, वो सब फालतू है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता कि आप थियरी बुक्स पढ़ो, क्योंकि वो नहीं है सही। उससे अच्छा आप रेफरेंस बुक ले लो, ठीक है, रेफरेंस बुक से पढ़ो, वो ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज है, ठीक है। एंड वो अगर आप में पास आउट वगैरह हो गए या एग्ज़ाम पास हो गए तो रेफरेंस बुक को बेच के आप थोड़े से पैसे तो कमा लोगे, ठीक है। वही जो थ्योरी बुक्स है ये तो सब फेंकने में चली जाती है, ठीक है। तो थ्योरी बुक्स, इसीलिए मैं पोस्टल स्टडी कोर्स नहीं प्रेफर करना चाहता या फिर आपको सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। ये क्लास नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है गाइस? क्लास नोट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप रेफरेंस बुक भी यूज़ करने वाले हो। रेफरेंस बुक का यूज़ क्या है? वेट विल टेल यू। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, क्लास नोट्स, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट के ले लो। सेकंड, पोस्टल स्टडी कोर्स नहीं लेना है। थर्ड, वर्कबुक ले लो, ठीक है। वर्कबुक अगेन देयर आर 2-3 इंस्टीट्यूट्स। अगर आप सिविल से हो तो आप IAS मास्टर का लेना है, ठीक है। अगर आप बाकी तीनों ब्रांचेस के हो तो आप मेडिजी, एस, इनमें से किसी एक का ले सकते हो, ठीक है। ओके, पर्सनली मैंने ऐसा फील किया है क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो एस से था, मैं मेडी से था, ठीक है। तो मैंने ऐसा फील किया कि सबके नोट्स वगैरह सेम होते हैं, ठीक है। तो भी आप प्रेफर कर सकते हो किसी भी एक इंस्टीट्यूट को। आई एम नॉट गिविंग यू एनी जजमेंट ओवर एनी इंस्टीट्यूट, राइट। ओके, वर्कबुक एज आई टोल्ड यू किसी भी एक इंस्टीट्यूट का ले लो। प्रीवियस ईयर गेट और ESE अगेन ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, बिकॉज दोज आर प्रीवियस ईयर यार, दे आर लाइक दे विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेफरेंस बुक। नाउ is there any need of reference book? This is very important topic. We are going to make a dedicated video on that. Now first of all आपको अभी बॉटम लाइन बता देता हूँ रेफरेंस बुक का यूज़ क्या है। देखिए, रेफरेंस बुक इज़ क्वाइट क्लियर। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक देन ओनली गो फॉर रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक से कैसे सिलेक्टिव स्टडी करनी है, कैसे कंपेयर करना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब का एक वीडियो आ जाएगा, मे बी इन अ डे और 2, ठीक है। ज़्यादा टाइम पास नहीं होगा, 1 या फिर 2 दिन में मैं आपको वो वीडियो बता दूंगा कैसे रेफरेंस बुक से स्टडी करना है। बट रेफरेंस बुक थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप उसी वीडियो में जानोगे, समझ रहे हो प्लीज़। ओके, अच्छा, रेफरेंस बुक कौन से यूज़ करने हैं? चारों डिपार्टमेंट्स के लिए मैंने लिस्ट बनाया है। मैंने नहीं बनाया, मतलब मैंने मैकेनिकल के लिए बनाया है। मेरा जो सिविल के दोस्त है, जो SNT के हैं, जो इलेक्ट्रिकल से, उन सब से, जितने भी टॉपर्स हैं उन सब से मैंने डेटा लिया एंड उसको मैंने कंपाइल किया। वो मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि रेफरेंस बुक का कैसे यूज़ करना है एंड कौन से रेफरेंस बुक है कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए। चारों डिपार्टमेंट कवर करेंगे हम, डोंट वरी। दिस इज़ नॉट अ चैनल फॉर मैकेनिकल गाइज, इट इज़ चैनल फॉर ऑल पीपल, प्लीज़। ओके, नेक्स्ट, तो ये तो हो गया। अभी कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम के बारे में बता देता हूँ। देखो, फिर से एक बार रिकैप देने वाला हूँ मैं। रिकैप ये है दोस्तों कि टोटल प्रिपरेशन को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग फेज, सेकंड है सॉल्विंग फेज, थर्ड है टेस्टिंग फेज, ठीक है। तो जो फर्स्ट फेज है अंडरस्टैंडिंग फेज, उसमें आप टोटल टाइम का 35% दोगे, ठीक है। टोटल टाइम का 35% दोगे, राइट। अभी जो टाइम है वो वैरी करता है। देखो, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है वो सेमेस्टर में ही आपने पढ़ना है। अभी अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ, लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में सभी लोग घर पे हैं, तो सबके लिए सेम टाइम अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी फेज में हो, आप टेस्ट सीरीज अभी भी दे रहे हो ना, तो भी वो सब बंद करो, ठीक है। आप आ जाओ अंडरस्टैंडिंग फेज में। अंडरस्टैंडिंग फेज में मतलब आप सब सब्जेक्ट्स को स्क्रैच से स्टार्ट करो, समझ लो,
फिर आगे चले जाना, ठीक है, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज वगैरह देखे कोई फायदा नहीं है, राइट। ओके, तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है दोस्तों, उन्होंने सेमेस्टर में जब भी 30 चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, उन्होंने सेमेस्टर में ही सब कुछ अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। देखो एक सेमेस्टर में जनरली कितने सब्जेक्ट होते हैं यार, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से काम के आपके कोर ब्रांच के कितने सब्जेक्ट्स होंगे, 3 या फिर 4। वो 3 या फिर 4 सब्जेक्ट्स पे ही आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी किसी पे फोकस नहीं करना, राइट। ओके ना, तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्लियर है, कब करोगे आप, जब आपका सेमेस्टर है तब। नेक्स्ट थिंग, जो पास आउट्स है, जो रिपीटर्स है, या फिर जो जिनका कॉलेज हो चुका है, आपने कैसे करना है। आपके पास, जैसे मैंने आपको बोला 8 मंथ्स मैंने अज्यूम किया, उसका 35% टाइम आपके पास है, ओके। तो उस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है। एक डेली शेड्यूल देता हूँ आपको इन अ मिनट। ओके, नेक्स्ट थिंग, तो एग्जैक्टली करना क्या है, सबसे पहले डेली शेड्यूल डिस्कस कर लेता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बोला, आपको अनलिमिटेड स्टडी आवर्स फॉलो करने हैं। इट इज़ अगेन माई चॉइस, मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। आपको जो स्टडी आवर्स फॉलो करने हैं आप कर सकते हो यार, ठीक है, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है ये सब चीज़ें, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इससे मुझे बेनिफिट हुआ था इसीलिए। ओके, तो जैसे मैंने बोला अनलिमिटेड स्टडी मतलब क्या है, देखिए वीकली मॉड्यूल होता है, इसका मतलब क्या है, लेट्स से कोई भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला 3 मंथ्स अज्यूम कर लो आप आपके अंडरस्टैंडिंग फेज के लिए। 8 मंथ्स का ऑलमोस्ट 35% होता है 3 मंथ्स। तो जो 3 मंथ्स है ये आपके अंडरस्टैंडिंग फेज के लिए, 3 मंथ्स मीन्स अराउंड 12 वीक्स, ठीक है। तो आप करोगे क्या, 1 वीक पर सब्जेक्ट असाइन करना है, कि 1 वीक में 1 सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, 1 वीक में 1 सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी ये 1 वीक में जो 1 सब्जेक्ट आप कर रहे हो, ये कैसे करना है, उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वीकली मॉड्यूल का बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, 1 वीक में 1 सब्जेक्ट कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि कोई सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो 1 वीक में ख़त्म हो जाएंगे। कोई सब्जेक्ट 1 वीक से ज़्यादा लेते हैं, 1.5 वीक या फिर 2 वीक्स, ठीक है। उसके बाद कोई सब्जेक्ट जो है 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, कोई सब्जेक्ट 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उनके बारे में, ठीक है। इसीलिए देखिए मैं एक आपको टाइम टेबल देता है यार कि इस सब्जेक्ट को इतने टाइम में करो, इस सब्जेक्ट को इतने टाइम में करो, तो वो आपको नहीं समझ पाता, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है मुझे नहीं पता, ओके। आपने उस सब्जेक्ट को पहले कितना अच्छे से पढ़ा है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं एक आपको बता क्या रहा हूँ कि कैसे आपने प्लान करना है। तो वीकली मॉड्यूल मतलब एक सब्जेक्ट को आपने एक या फिर जितना भी टाइम आपके हिसाब से लग रहा है उतना असाइन करो। हाँ, रिमेंबर दिस कि ये सब चीज़ें आपने 12 वीक्स में ख़त्म करनी है, ओके। तो आई गेस क्लियर है अब तक। तो 12 वीक्स में आपने ये ख़त्म करना है, राइट। 1 वीक 1 सब्जेक्ट। अभी आगे बढ़ते हैं। आप करोगे क्या, पर डे की अगर बात करें तो एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे मैं अज्यूम करता हूँ सब्जेक्ट एक्स है, सब्जेक्ट वाई, तो ये जो एक्स सब्जेक्ट है इसको मैंने 1 वीक दे दिया, वाई सब्जेक्ट को भी 1 वीक दे दिया। अभी 1 वीक एक्स सब्जेक्ट का, वाई का 1। नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग फॉर डे, पर डे लेट्स से 8 to 12 इज योर सब्जेक्ट एक्स, 1 to 5 इज योर सब्जेक्ट वाई, ठीक है। देन यू आर लेफ्ट विथ 6 to 9 टाइम। अभी ये जो 6 to 9 टाइम है यू कैन गो फॉर रिविजन, थोड़े जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे यू विल फाइंड कि आपके जो रिवीजन है वो करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट जो है वो आप भूलते जा रहे हो, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो इवनिंग टाइम है विच इज केप्ट फॉर रिवीजन, राइट। नाउ अंडरस्टैंडिंग फेज आपको क्लियर है, इसमें एक सब्जेक्ट में आपने क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके गाइज, फर्स्ट थिंग इज लर्न ऑल सब्जेक्ट विथ बेसिक, स्टार्ट एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम बेसिक, ठीक है। नाउ आप जो भी मटेरियल फॉलो करने वाले हो ना, लेट इट बी व्हाट कुड बी द मटेरियल, जैसे मैंने आपको क्लास नोट्स बोल दिया, ठीक है। उसके बाद वीडियोस भी है, बहुत सी वीडियोस है, जैसे अनअकैडमी है, ठीक है, या फिर जैसे मैंने आपको बोला अच्छा अपना हमारा चैनल भी है सर नवीन सर का दीवान है, उसमें भी बहुत से वीडियोज़ है, अच्छे कंटेंट्स है उसमें। खैर सब मैकेनिकल स्पेसिफिक है, बट देर आर अदर चैनल्स, देर आर अदर मीडिया ऑल्सो जो आपको बाकी ब्रांचेस के लिए भी देंगे, जैसे अनअकैडमी, ओके। आई एम नॉट अगेन सजेस्टिंग एनीथिंग, इट्स टोटली योर कॉल, ठीक है, ओके। सो इससे आप पढ़ सकते हो, बट आपको स्क्रैच से करना है सब कुछ स्टार्ट। आप स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करोगे, इसमें ना आपको हेल्प करता है रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक कैसे हेल्प करते हैं, देखो वेन एवर आई एम स्टार्टिंग विथ सम सब्जेक्ट्स, मैं उसमें ऑलमोस्ट 100 टॉपिक्स है, लेट्स से 100 टॉपिक्स अज्यूम करना हूँ मैं, सिर्फ 100 टॉपिक्स है, 100 में से मैं सिर्फ 75 टॉपिक्स ही पढ़ पाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 25% जो पार्ट है जो मुझे नहीं समझा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक यूज़ करूँगा, ठीक है। तो रेफरेंस बुक यहाँ पे आपको
हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लर्निंग ऑल सब्जेक्ट्स क्लियरली, ये सबसे पहला स्टेप है। 3 मंथ्स में जो भी आप कोई भी एक सब्जेक्ट एक वीक में जो असाइन कर रहे हो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, लर्निंग ऑल सब्जेक्ट्स विथ बेसिक। ओके, देन जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है उसके लिए रेफरेंस बुक यूज़ करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, EAC गेट दोनों के। ये सब एक वीक में हो रहा है माय फ्रेंड, रिमेंबर दिस। एक वीक में जो आप एक सब्जेक्ट असाइन किए हो उसके आपने क्या किया है, बेसिक समझ लिया है, देन रेफरेंस बुक जो नहीं समझ आ रहा है उस रेफरेंस बुक से पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ओके, देन वर्कबुक जो था वो आपने सॉल्व कर दिया। ये सब एक वीक में हो रहा है। नेक्स्ट, आप कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कन्वेंशनल क्वेश्चन। ये चीज़ों पे कोई फोकस नहीं करता क्योंकि लोग जनरली ये सोचते कन्वेंशनल कहाँ आएगा, नहीं आएगा ये सब चीज़ें, मेंस आएगी तब देख लेंगे, या फिर गेट में तो आता नहीं है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नहीं, कन्वेंशनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड जो अंडरस्टैंडिंग फेज है उसमें ही आपने कन्वेंशनल क्वेश्चन करने हैं ताकि आपको आइडिया डेवलप हो पाए, राइट। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं ये बोलता कि यार रेफरेंस बुक में जितने भी कन्वेंशनल क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से, रेफरेंस बुक से, तो और एक फ़ायदा है रेफरेंस बुक का, ठीक है। तो रेफरेंस बुक से जो भी कन्वेंशनल है वो सॉल्व करो। मैं ये नहीं बोलता पूरी रेफरेंस बुक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दो, एक टॉपिक का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो जिससे आपको आइडिया आ जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कन्वेंशनल में, ठीक है। क्योंकि देखो डाउन द लाइन जब आपका EAC का प्री निकलेगा या फिर जो भी IRMS का एग्जाम होगा उसका प्री निकलेगा, तो वहाँ पे आपको मेंस देने के लिए तो कन्वेंशनल करना ही है। तो इसीलिए आप अभी से कन्वेंशनल के 1-2 क्वेश्चन एक टॉपिक का सॉल्व करते रहो, ठीक है। ये सब एक वीक में हो रहा है, लेट मी टेल यू। ओके, चलो नेक्स्ट थिंग इज सॉल्व, जैसे मैंने आपको बोला प्रीवियस ईयर एंड ऑल, ये तो आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा, आपको अगर लगता है कि मेरे पास और भी ज़्यादा टाइम है तो आप ये कर सकते हो कि EAC के जितने भी मेंस पेपर हुए हैं, मेंस पेपर है उनका एक बुकलेट आता है, ठीक है। अभी तो खैर अवेलेबल नहीं होगा, पर ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो EAC के जो पेपर्स है मेंस के वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और वो जो मेंस के पेपर है दोस्तों, उसमें से जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो अगर टाइम बचा तो, ठीक है। तो ये फोर्थ टास्क आपको क्लियर है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नोट्स मेकिंग, ठीक है। जो नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोट्स मेकिंग क्या है, देखो मैंने कुछ चीज़ें सीखी फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें सीखी फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, वो मैंने क्या की, जो भी सीखा मैंने नोट्स में लिख दिया। मेरी नोट्स एक बुक है, मेरी नोटबुक है, उसमें मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें से कुछ मुझे डिफ़िकल्ट लगे, कुछ नए कंसेप्ट आए, वो मैंने नए कंसेप्ट कहाँ लिखे, नोट्स में लिखे, ओके। उसके बाद मैंने कुछ और भी वीडियोस देखी, कुछ और भी चीज़ें देखी, उनसे मुझे कुछ नई नई चीज़ें पता चली, वो मैंने कहाँ लिख दी, नोटबुक में लिख दी। मैंने कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़ी, उनमें से कोई चीज़ें पता चली, कहाँ लिखी, नोट्स में लिख दी, ओके। तो ये क्या है, ये नोट्स मेकिंग है, ठीक है। देखो नोट्स क्लीन होना ज़रूरी नहीं है, नोट्स में क्वालिटी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। नोट्स को आपने सेंट्रलाइज करना है, सेंट्रल सोर्स ऑफ नॉलेज नोट्स हैं, ठीक है। ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आपने सिर्फ क्या पढ़ना है, नोट्स। अगर आप एक नोट्स पढ़ ले हो तो आप वो 4-5 चीज़ें सब कर रहे हो, जो आपने सीखा था, जो रेफरेंस में पढ़ा था, जो प्रीवियस ईयर से आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, जो और भी कुछ चीज़ें थी, वो सब चीज़ें आप इस नोट्स में कंसंट्रेट कर रहे हो। इस नोट्स में क्या कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, इस नोट्स की एंट्रोपी कम कर रहे हो। फॉर मैकेनिकल पीपल अगर आप कंसेप्ट क्लियर है एंट्रोपी का, तो एक तरह से इस नोट्स की क्या हो रहा है, यूज़फुलनेस बढ़ रही है। कैसे, आप चारों चीज़ों का नॉलेज जो भी है वो कंसंट्रेट करोगे एक नोट्स में, क्लियर है। तो ये नोट्स मेकिंग है, यही नोट्स आपको बाद में रिवीजन में काम आएगा। क्योंकि देखो एग्जाम में लेट से 1-2 महीने बाकी है, तो आप थोड़ा रेफरेंस बुक पढ़ते बैठोगे या फिर किसी नोट्स में, किसी दूसरे नोट्स में जाके कुछ छाटते बैठोगे। आपने करना क्या है, जो भी चीज़ें आपको नई नई पता चल रही है वो सब चीज़ें आपने क्या करनी है, नोट्स में लिखनी है, समझ रहे हो। तो एक ओवर द पीरियड आपका जो नोट्स होंगे वो इतने परफेक्ट होंगे कि उसमें सब चीज़ों का नॉलेज वहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये नोट्स मेकिंग कब करोगे आप, ये जो अपना अंडरस्टैंडिंग फेज है उसमें, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट नोट्स मेकिंग। ये शॉर्ट नोट्स क्या होती है, पहली बात, शॉर्ट नोट्स देखिए रिवीजन के 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप। सबसे पहला टाइप जिसमें आप नोट्स रिवाइज करोगे। नोट्स मतलब जो आपने सभी 4-5 स्टेजेस से, 4-5 चीज़ों से जितना भी नॉलेज गैदर किया है, यू विल बी राइटिंग इट इन अ सिंगल नोटबुक, ठीक है, विच इज़ योर नोट्स, अज्यूमिंग इट्स साइज टू बी 250 पेजेस, okay. Now first type of revision or basic type of revision is you will be reading only and only your notebook, ठीक है, which is of 250 pages. Second type of revision is 250 pages जो भी है उसको आप कंपाइल कर दोगे इन
10 to 15 पेजेस विच आर नथिंग बट शॉर्ट नोट्स। ना शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में जो नोट्स है वही नहीं लिखनी है, जो भी चीज़ें आपको नोट से समझ, देखो नोट्स को आपने रिवाइज कर दिया वंस देन ट्वाइस, थर्ड टाइम जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको लग रहा है कि यार 3 बार रिवीजन हो गया है तो भी कुछ चीज़ें जो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। सो आई विल बी राइटिंग ऑल दोज थिंग्स इन शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स मेकिंग आपने कब करनी है, शॉर्ट नोट्स मेकिंग आप अंडरस्टैंडिंग फेज में ही करोगे। जब आप नोट्स लिखोगे तभी भी आप पैरेलली रिवाइज कर रहे हो, राइट। मैंने आपको बोला था शाम को जो टाइम है 6 to 9 यू आर रिवाइजिंग इट, ठीक है। तो उस रिवीजन में यू विल कम टू नो दैट देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू फॉरगेट और आई एम ऑलरेडी फॉरगेटिंग, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, आप वो सब चीज़ें शॉर्ट नोट्स में लिखना चालू कर दोगे, ठीक है। आई गेस ये क्लियर है आपको। ओके, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन अगले फेज़ में है, इस फेज़ में आप शॉर्ट नोट्स देखने भी नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको बोला 3 फेजेस में रिवीजन होता है। रिवीजन का पहला फेज़ क्या है, नोटबुक्स जो भी है आपकी उसको रिवाइज करो। जब आपकी नोटबुक पूरी रट्टा हो जाए, पूरा समझ लो नोटबुक में सभी कंसेप्ट को, ये भी याद हो जाए कि कौन सी डायग्राम कौन से पेज पे है, तब आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। और ये तो 2 फेजेस हो गया। तीसरा फेज जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करना है, एक बार सॉल्व करो, दूसरे बार सॉल्व करो, तीसरे बार जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर तक मुझे याद हो चुका है, तो खत्म हो गया, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपका जब भी वो फेज़ आ जाएगा कि बाबा प्रीवियस ईयर्स के आंसर्स भी मुझे पता चल चुके हैं कि इसका आंसर ये, तो उसका रिवीजन करना बंद कर दो आप, ठीक है। ये क्लियर है। तो आपको क्लियर है शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा मैं, मेरे पास ऑलरेडी अभी एक शॉर्ट नोट्स पड़ी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है, क्या क्या लिखा है मैंने, सभी ब्रांचेस के लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैं तरीका बताऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है, डोंट वरी। तो आई गेस अंडरस्टैंडिंग फेज इज क्लियर टू यू एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, ठीक है। 35% टाइम आपका वहीं जाने वाला है। तो क्या क्या करोगे आप, सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, उसके बाद रेफरेंस बुक से पढ़ोगे, राइट। थर्ड प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, देन कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर्स जो नॉर्मल क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से वो भी सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो भी कंसेप्ट हैं वो नोट्स में लिखो। तो नोट्स मेकिंग आपने कब करनी है, अंडरस्टैंडिंग फेज में। आई गेस ये क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट, ओके, सेकेंड फेज जो आता है सॉल्विंग फेज, उसमें आप 35% ऑफ टाइम दोगे। आपका जितना भी टाइम आपके पास है उसका 35% टाइम कहाँ दोगे, सॉल्विंग फेज में। सॉल्विंग फेज में आपने करना क्या है, देखिए अंडरस्टैंडिंग फेज में आपको सब सब्जेक्ट समझ चुके हैं, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, सब सब्जेक्ट आपको अंडरस्टैंडिंग फेज में समझ चुके हैं। जो रिपीटर्स हैं उन्होंने जो सब्जेक्ट उनको नहीं आए, जो क्लासेस में वो नहीं कर पाए, वो सब सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग फेज में और भी स्ट्रॉन्ग करो। जो नए सीख रहे हैं उन्होंने तो सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने। ओके, देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, आपने बहुत सी चीज़ों में ये पढ़ा होगा कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सिविल सर्विसेज में तो 50% पे लोग पास हो जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज का कट ऑफ जो होता है वो तो 50% पे ही होता है। मतलब 1300-1400 का अगर मार्क्स पकड़ लूँ, 1200 का अगर पेपर पकड़ूँ तो उसमें 700-800 पे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, मतलब 50% पे हो रहे हैं। अरे सिलेक्शन 50% पे होता है, लेकिन वो जो लोग पढ़ते हैं वो 100% ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि मैं कुछ छोड़ दूंगा तो भी चल जाएगा, सिलेक्शन तो 50% पे होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मिथ है, ये सब शो ऑफ वाली चीज़ें हैं कि बाबा, या फिर खुद को कूल दिखाने वाली चीज़ें हैं कि 50% करो यार, ये सब छोड़ो वो सब छोड़ो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको कंप्लीट प्रिपेयर करना है, 100% प्रिपेयर करना है। कुछ चीज़ें हैं जो आप छोड़ सकते हो, मैं आपको बताऊँगा वो कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, बट आपको 100% प्रिपेयर करना है। ओके, सो सॉल्विंग फेज़ में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अंडरस्टैंडिंग फेज में अच्छा किया है, तो आपको सब कुछ अभी आता है। तो अभी आप करोगे क्या, आपने फोकस करना है सबसे पहली चीज़, रीडिंग योर नोट्स। तो जो 250 पेजेस का नोट्स मैंने अज्यूम किया था उसी को आप पढ़ोगे, ठीक है। विल बी रीडिंग ऑल दोज नोट्स, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपको क्लिक होगा दैट यस आई लर्न इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट और दैट पर्टिकुलर बुक और दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली याद आते जाएगा। तो ये जो नोट्स है उनका ऑलमोस्ट 3 टाइम आपने रिवीजन कर देना चाहिए, ठीक है। तो इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 35%, मतलब अराउंड 3 मंथ्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अज्यूम किया था 8 मंथ्स का टोटल स्पैन है, उसमें से 3 मंथ्स फॉर अंडरस्टैंडिंग फेज, 3 मंथ्स फॉर सॉल्विंग फेज एंड रिमेनिंग 2 मंथ्स फॉर टेस्टिंग फेज, जो अपना थर्ड फेज है, ठीक है। तो इन फर्स्ट फेज आपने क्या किया, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स बिट्स बना लिए। सेकेंड फेज में आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रिवाइज करोगे, ठीक है। नोट्स को जब आप रिवाइज करोगे दोस्तों, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैं आपको बताता हूँ, 2 days पर सब्जेक्ट, ठीक है, 2 days पर सब्जेक्ट।
एक कोई सब्जेक्ट है, एक्स सब्जेक्ट है, उसको आप 2 दिन में कंप्लीटली उसके नोट्स पढ़ लो यार, नोट्स पढ़ लो और कुछ नहीं। मैं आपको सॉल्व भी करने भी नहीं बोल रहा, सॉल्व के लिए अलग टाइम अलोकेट किया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर सॉल्विंग फेज में जो 3 महीने आपको मैंने अलोकेट किए हैं उसमें, या फिर 35% ऑफ टाइम आपको अलोकेट किया है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ के ख़त्म करोगे। पढ़ के ख़त्म करना मतलब नोट्स से पढ़ के, नोट्स सिर्फ 250 पेजेस, इसके अलावा कुछ नहीं, रेफरेंस वेफरेंस सब निकाल दो, समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट, नोट्स मेकिंग हो चुकी है तो अच्छे से हमने उसको रिवाइज कर दिया। हाँ, ये कंप्लीट 3 महीने में आपने वो जितने भी नोट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको कम से कम 3 बार नोट से पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो देखिए मैं आपको फ्रीक्वेंसीज भी बता रहा हूँ दैट इन 3 मंथ्स you will be reading all your engineering subject from notes at least thrice. Clear है? Okay. Now ये clear है? हाँ. Now important is solving questions. Obviously अगर मैं आपको डे टाइम बताऊँ तो let's say in morning 8 to 11 you are starting with technical subject 1 जो आपने रिवाइज कर लिया. Then again 12 to 4 you are starting with some non-tech part. Now why it is important to introduce non-tech here? ठीक है, because this is a time when you will be starting non-tech. Non-tech means GS syllabus. Now it may be for IRMS exam जो upcoming होगी, but उसका syllabus clear नहीं है तो no need to go and search anything. Okay, now whatever we have is ESE. ESE का जो syllabus है non-tech का, you can start with that. ठीक है, हाँ. फॉर गेट पीपल, अगर आप गेट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, तो गेट में जो इंग्लिश सेक्शन है, ठीक है, जो एप्टी सेक्शन है, ओके, एंड जो मैथ सेक्शन है, ये 3 पार्ट जो है वो आप पढ़ो इस पर्टिकुलर पोर्शन में, ठीक है। तो 8 to 12 विल बी टेक्निकल पार्ट। उस टेक्निकल पार्ट में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू रिवाइज नोट्स, यू आर गोइंग टू रिवाइज नोट्स 2 hours पर सब्जेक्ट। ओके, मतलब दिन में कितने सब्जेक्ट चलेंगे आपके? 2 सब्जेक्ट चलेंगे। 8 to 10 व्हाट यू विल बी डूइंग, 8 to 10 यू विल बी starting with subject number 1, 10 to 12 you will be starting with subject number 2, ठीक है। then the remaining part 12 to 4 और let's say 1 to 4 3 hours का slot दे रहा हूँ। इन 3 hours के slot में आपने GS का जो पेपर है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट टॉपिक उठाना है, एक सब्जेक्ट उठाओ, उसकी रीडिंग चालू करो, ठीक है। ओके, देन 1 to 4 हो गया। देन आफ्टर 5 to 8 यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन, अगेन अ स्लॉट ऑफ 3 hours, अगेन अ स्लॉट ऑफ 3 hours. इन 3 hours के शॉर्ट में यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, ओके, क्वेश्चन फ्रॉम योर वर्कबुक। 3 hours में 50 का अगर स्पीड पकड़े तो 150 क्वेश्चन आपने सॉल्व होने ज़रूरी है, ठीक है। तो 150 हो जाएंगे। ओके, नाउ ये 150 क्वेश्चन कहाँ से होंगे? जो सुबह आप टेक्निकल जो रिवाइज कर रहे हो उसी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ओके, नाउ 5 to 8 तो हो गया, 8 से 9 आपको जो खाना वगैरह खाना है खा लो। 9 to 12 विल बी स्टार्टिंग विथ रिविजन अगेन, 9 to 12 यू विल बी स्टार्टिंग विथ रिवीजन अगेन, ठीक है। तो एक बार क्या हो रहा है ना, एक तरह से आप दिन में 2 बार रिवीजन करते हो, दिन में 2 बार रिवीजन करते हो। देखो 8 to 11, 8 to 11 या फिर 8 to 12 आप क्या कर रहे हो? पेपर जो आपका पेपर 1 है, जो टेक्निकल पार्ट है, उसके 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर रहे हो, राइट। देन 12 to और 1 to 4 आप क्या कर रहे हो? नॉन टेक का पार्ट रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। देन 5 to 8 आप क्या कर रहे हो? प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस है उनको रिवाइज कर रहे हो या फिर उनको सॉल्व कर रहे हो। एंड 9 to 12 जो रात का फेज़ है, इसमें आप आपकी शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे। क्या करोगे? शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो मतलब सुबह आप आपकी नोट्स रिवाइज कर रहे हो, शाम को आप अपनी शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हो, समझ रहे हो ना? ओके, तो ये पर डे शेड्यूल आपको फिक्स कर दिया मैंने। ओके, एक चीज़ आपको बता दूँ, आपके टारगेट्स कभी नहीं मीट होने वाले। अगर आपने सोचा है कि मैं 1 वीक में सब्जेक्ट कर लूँगा तो वो 1 वीक में कभी नहीं होगा। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। तो डोंट वरी, आपने जो भी शेड्यूल किया है गाइस उसका आप 70 या 80% भी रीच कर लेते हो, देन ऑल्सो यू विल बी ऑन टाइम, ओके, देन ऑल्सो यू विल बी ऑन टाइम, सो डोंट वरी अबाउट, ठीक है। तो सॉल्विंग फेज में सबसे पहला हमने क्या किया? नोट्स पढ़ लिए। कितने टाइम्स? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपको नोट्स पढ़नी है। फ्रीक्वेंसी में बता रहा हूँ क्या, 2 दिन में एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। देन शॉर्ट नोट्स आपने कब पढ़नी है? शाम को, जो सबसे बोरिंग टाइम होता है, मे बी रात वाला। बोरिंग नहीं बोल सकता मैं, उसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम बोलता हूँ, क्योंकि मैं रात में ही पढ़ा करता था। ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सब लोग सो जाते हैं, मस्त अपना पढ़ो, ठीक है। 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ के ख़त्म कर दो, फिर सो जाओ, सुबह 7-8 बजे उठ जाओ, ठीक है। 7:30 बजे तक उठ जाओ, 7 hours स्लीप इज़ इनफ। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कब सॉल्व करोगे? जो 5 to 8 वाला स्लॉट है उसमें,
उसके बाद जीएस आप रीड कर रहे हो, ठीक है, जीएस या फिर जो गेट प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस उनके लिए आपका जो फर्स्ट 15 मार्क्स वाला जो पोर्शन है वो आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, या फिर वो आप पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, उसमें एप्टी पढ़ रहे हो, या फिर क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है। इन तीनों के लिए मैंने 3 आवर्स दे दिए, ठीक है, तो 1 आवर आप डिवाइड कर सकते हो, ओके। तो अभी अगर आप जीएस पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना है, सी नाउ दिस इज़ अबाउट जनरल स्टडीज़ ओनली, ठीक है। तो जीएस के लिए आप क्या करोगे, बुक लिस्ट अगेन जो एक रेफरेंस वाला वीडियो आएगा, रेफरेंस बुक्स कैसे पढ़नी है, उसमें मैं बुक लिस्ट बता दूंगा आपको। मैं बता रहा हूँ अभी इन जनरल कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, जो भी इंस्टीट्यूट्स होती है उनकी कुछ बुक्स आती हैं, ठीक है, थियोरी बुक्स आती है और कुछ रिटर्न नोट्स भी आते हैं। रिटर्न नोट्स कौन से होते हैं, जो क्लासरूम में पढ़ाएंगे, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स लिखते हैं फिर उनका बाहर जेरोक्स वाले भेज देते हैं, ठीक है। तो वो जो नोट्स है, रिटर्न नोट्स जो बच्चे लिखते हैं फिर उनका जेरोक्स होता है, वो मत पढ़ो, किसमें, इन जीएस, ठीक है, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो प्रोफेसर जो होता है वो कभी नोट्स देख के पढ़ाते नहीं, वो कुछ भी पढ़ा देता है, ठीक है। तो और वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक और बहुत ही ज़्यादा पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो क्लियर ये है दोस्तों फैक्ट कि किसी भी इंस्टीट्यूट को नहीं पता है कि जीएस में क्या पूछने वाले हैं। ऐसा होता है कि जीएस में कोई टॉपिक आ जाता है, पूछते हैं, फिर वो नोट्स में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से यूपीएससी आगे चल रही है और कोचिंग वाले फॉलो कर रहे हैं कि ये आ सकता है, ये आया था पेपर में तो हम लोग इसको भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें अच्छी चीज़ क्या है, उनकी जो थ्योरी बुक होती है उसमें नॉलेज बहुत अच्छा होता है। थ्योरी बुक मतलब कौन सी, जो प्रिंटेड बुक है, कौन सी बुक है, जो प्रिंटेड बुक है, ठीक है। इसका फोटो शायद इधर आ रहा होगा। तो ये जो प्रिंटेड बुक है इसमें नॉलेज बहुत अच्छा होता है। तो होगा क्या, यू विल फाइंड कि ये सब पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। देखिए जो बच्चे ने वो रिटर्न नोट्स में जो भी लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखता है, 1 लाइनर 2 लाइनर, वो पढ़ के आप क्या ही समझ लोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल में क्यों था, क्योंकि वो 1 लाइनर 2 लाइनर से आपको पता चल रहा था कि मैंने क्या पढ़ना है, ठीक है। वेयर एज यहाँ पे जो 1 लाइनर 2 लाइनर लिखेंगे इससे आपको पता चलेगा ही नहीं। लेट से आईसीटी की बात कर ले तो उसने साइबर सिक्योरिटी लिख लिया, अभी उसने सिर्फ स्टार मार के लिख दिया साइबर सिक्योरिटी इन लॉ पास्ट इन दिस पर्टिकुलर ईयर, आपको क्या पता चला उससे, कुछ नहीं पता चला। वहीं अगर आप थ्योरी बुक में जाओगे तो साइबर सिक्योरिटी का एक पूरा पैराग्राफ होगा, आप वो पढ़ो, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक स्टोरी बन जाएगी माइंड में। स्टोरी मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएस, स्टोरी से समझ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें कुछ टेक्निकल है नहीं वहाँ पे, आप एक तरह से कंसेप्ट है या फिर कोई भी फैक्ट्स है वो आप पढ़ रहे हो, तो उन सब चीज़ों की स्टोरी बननी ज़रूरी है। तो एक लाइन में अगर कुछ चीज़ एक्सप्लेन होती है तो उसकी स्टोरी नहीं बनती, उसकी स्टोरी कब बनेगी, आप उसका पैराग्राफ पढ़ोगे। पैराग्राफ कहाँ दिया है, पैराग्राफ दिया है प्रिंटेड बुक्स में। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जीएस के लिए आप जो भी रिटर्न नोटबुक से जो जेरोक्सेस मिलती है वो आप मत लो यार, ठीक है। अगर लेना है तो ले लो सस्ते में, ठीक है, बट उसका इतना इफेक्टिव यूज़ मत करो, ठीक है। एक क्वेश्चन कि सर मेरे पास मुझे बहुत से ऐसे लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि सर मेरे पास 2018 एंड 17 के थ्योरी बुक्स पढ़े जीएस के लिए, तो वो लूँ या ना लूँ, ठीक है, या फिर उससे पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। तो मैं सजेस्ट करता हूँ उससे मत पढ़ो, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला यूपीएससी पहला क्वेश्चन पूछती है एंड उसी हिसाब से जो कोचिंग क्लासेस वाले हैं वो उस जीएस के थ्योरी बुक जो तो उनके अपडेट करते हैं। जैसे पहले मेंटेनेंस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, अभी रिसेंटली 1-2 साल में मेंटेनेंस में यूपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो करते क्या है, वो जो कोचिंग क्लासेस है उन्होंने भी अपने मॉडल में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप क्या करो, जो लेटेस्ट बुक्स है 19 या फिर 20 की वो देख लो, वो परचेस कर लो, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या होगा, अपडेटेड नॉलेज होगा, ठीक है। तो वो अपडेटेड नॉलेज की वजह से बेनिफिट होगा। तो अगर आप 17-18 के आपके पास जो जीएस की बुक्स है तो उनको यूज़ मत करो, ये मैं सजेस्ट करूँगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्विंग। तो क्वेश्चन सॉल्विंग तो आप फिलहाल नहीं करोगे, ठीक है। आप देखो यार जीएस में एक बात बता दूँ आपको, ना ही वो टेक्निकल सिलेबस है, ना ही उसमें कोई फॉर्मूले वगैरह आने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी है आपको डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पेपर आता है दोस्तों उसको आप सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजन मेकिंग से ही सॉल्व करोगे। डिसीजन मेकिंग कब डेवलप होगी, जो अब आप थ्योरी बुक्स को रीड करोगे। तो थ्योरी बुक्स रीड करो, ओके, उसके बाद आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने आपको स्लॉट बताया है 3 आवर्स का इन आफ्टरनून, ठीक है, उस स्लॉट में यू विल फाइंड कि आप एक पर्टिकुलर टाइम होने के बाद लेट्स से आधा घंटे के लिए आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत है। क्योंकि उसमें ना कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स दिए होते हैं, उसमें ABC समझने हैं, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस ईयर्स होते हैं उसके वो आप सॉल्व करना, ठीक है। ये जो टाइम टेबल है दोस्तों इसकी लिस्ट शायद यहाँ आ रही होगी साइड में, ठीक है। तो मैं आपको इसी तरह से आप उसको फॉलो कर सकते हो, राइट। ये जो भी चीज़ें हैं वो फ्लेक्सिबल है, आप खुद उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उसको एकदम ही रिलैक्स छोड़ दो, थोड़ा सा टाइटनेस ज़रूरी है। तो आई गेस ये सॉल्विंग फेज़ क्लियर है। मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। सॉल्विंग फेज़ टोटल 8 मंथ्स का 3 मंथ्स में मतलब 35% टाइम देके हमने बनाया है। इसमें क्या करोगे, आप नोट्स को पढ़ोगे,
3 to 4 टाइम्स आप क्या करोगे, रीड करोगे कंप्लीट सब्जेक्ट्स इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 दिन में एक सब्जेक्ट को ख़त्म करना, ठीक है। सुबह 8 से 12 या फिर 8 से 1 वाला जो शेड्यूल है उसमें टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट्स आप रिवाइज करोगे, ओके राइट। टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट्स आप रिवाइज करोगे। देन 12 या फिर 1 से 5 वाला जो टॉपिक है उसमें आप जीएस पढ़ोगे। कहाँ से पढ़ोगे, थ्योरी बुक से पढ़ोगे, राइट। उसके बाद 5 to 8 या फिर 6 to 9 वाला जो पॉइंट है उसमें आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे। कहाँ से, ईएससी के या फिर गेट के प्रीवियस ईयर, ठीक है। एंड जो 9 to 12 या फिर 10 to 12, 12:30 जो मिलता है 2 घंटा, उसमें आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो। समझ रहे हो, ओके, आई गेस क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इज राइट, एक चीज़ बताना मैं भूल गया इन दिस सॉल्विंग फेज, वो है गिविंग टेस्ट सीरीज़, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ देना आपने चालू करना है सॉल्विंग स्टेज में, ठीक है। तो आप कौन सी टेस्ट सीरीज दोगे, टेस्ट सीरीज़ के दो टाइप्स होते हैं, राइट। पहली टेस्ट सीरीज़ जो फुल लेंथ होगी, सेकंड जो होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट वाइज होती है। तो ये जो सॉल्विंग फेज है दोस्तों, इसमें आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देनी है, फुल लेंथ नहीं देनी। फुल लेंथ के लिए एक अगला फेज़ आ रहा है, लास्ट फेज़, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है आप क्या करोगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करोगे इन सॉल्विंग फेज, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ कौन सी लेनी है, 3-4 यार बहुत सी इंस्टीट्यूट्स है, 3-4 इंस्टीट्यूट्स ही है, ठीक है। तो उसकी आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा मेडिजी या फिर एस, ये दोनों में से एक सजेस्ट करूँगा। अगर सिविल वाले हो आप तो आपके लिए आईएएस मास्टर अच्छा है, ठीक है। बाकी चारों जो भी है डिपार्टमेंट्स, उनके लिए मेडिजी, एस एंड एक्सर्जी, ये तीनों हैं, इनमें से कोई भी एक ले लो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि एक बात बता दूँ यार आपको, चलो क्लियर कर देते हैं, टेस्ट सीरीज़ से आपको क्या समझना है। देखो टेस्ट सीरीज़ में ऐसा होता है जनरली कि मैं बहुत डिप्रेस होता था जब टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स मेरे अजीब आते थे, ठीक है। बट बाद में क्या पता चला कि बहुत से ऐसे लोग हैं यार जिन्होंने 2-2 बार टेस्ट सीरीज़ ली है, और पहले बार पेपर देते हैं उसमें कुछ अच्छे सॉल्व नहीं करते, दूसरे बार उनको पेपर पता होता है क्योंकि 2 अकाउंट से उन्होंने टेस्ट सीरीज़ परचेस की है, ठीक है। और दूसरे बार अच्छा स्कोर लाते हैं और रैंक 1 लेके आते हैं, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ से आपको समझना क्या है कि मैं क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ वो मेरे से प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आपका अंडरस्टैंडिंग फेज जो आपका हुआ है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ से आपका आउटकम यही है कि आपको पता चलेगा मैं अप टू द मार्क हूँ या नहीं। तो अभी कोई भी एकेडमी है, कोई भी इंस्टीट्यूट्स है, वो उनके लेवल में बेस्ट है, मेडिजी हो, एस हो, एक्सर्जी हो, उन्होंने अपने अपने लेवल पे सबसे अच्छे उनके प्रोफेसर्स है, जो भी लोग हैं उनको हायर किया है ताकि वो टेस्ट सीरीज़ बना सकें। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि कोई किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ अच्छा है, किसी का बुरा है, सबका सेम लेवल पे होता है, सबके क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। मैंने तो ऑब्जर्व किया क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में जब मैं था प्रिपरेशन के, तब मैंने तीनों के टेस्ट सीरीज़ ली थी, आईएएस मास्टर भी, मेडिजी भी, एस भी, ठीक है। तो मुझे पता चला था कि एक दूसरे के क्वेश्चन इधर उधर ही आ रहे हैं, कुछ ऐसा बड़ा कोई है नहीं कि एकदम ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे, सब क्वेश्चंस इधर के वहाँ हैं, वहाँ के यहाँ हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक होता है फैक्ट। तो आपकी जैसी इकोनॉमिकल कंडीशन है, ओके, जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इसके ऊपर से आप टेस्ट सीरीज ले लो। क्योंकि कोई जैसे मेडिजी का मुझे लगता है कभी कभी टेस्ट सीरीज़ बहुत महंगा है, ठीक है, एस का थोड़ा सस्ता लगता है, बाकी का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जैसी इकोनॉमिक कंडीशन है, जितना बजट आपका है आप ले सकते हो यार। बट इसका कोई टेंशन मत लेना कि मैंने इस इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लगाया तो मेरा इफेक्ट अच्छा आएगा कि नहीं। इंस्टीट्यूट कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाला, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। ओके, नाउ कमिंग अप टू लास्ट पॉइंट, इट्स आर टेस्टिंग फेज, थर्ड फेज। ओके, नाउ थर्ड फेज में अगेन 30% ऑफ टाइम इज अलोकेटेड टू दिस फेज। 30% में जैसे मैंने बोला 8 मंथ्स। देखो मैं सब चीज़ों पे रिवाइज करते जा रहा हूँ आपका, क्योंकि यार मैं टीचर रह चुका हूँ, तो मैंने वो ना आदत हो चुकी है मेरे में, ये सब चीज़ों जो भी बताएं उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो इसीलिए वो बताने में ऐसे ही होता है। इवन यूपीएससी का जब मेरा इंटरव्यू था, मॉक इंटरव्यू, उसने मुझे इंटरव्यू ने बता दिया था फीडबैक में कि आप टीचर थे किसी इंस्टीट्यूट में, ये टीचिंग वाला एटीट्यूड जो है वो आपने घर पे छोड़ के आना है, क्योंकि आप हमें सिखाने लग जाते हो, ठीक है। तो ये मैंने सीरियसली लिया था इन इंटरव्यू, एंड जो यूपीएससी का इंटरव्यू था उसमें थोड़ा कम ही बात किया था, ठीक है। तो फिर से जैसे मैं बता रहा हूँ था 8 मंथ्स का टाइम है, ठीक है। 8 मंथ्स के टाइम में 3 मंथ्स अलोकेटेड है, 35% टाइम अलोकेटेड टू विच फेज, अंडरस्टैंडिंग फेज। 35% मीन्स 3 मंथ्स अज्यूम करो, अलोकेटेड टू विच फेज, सॉल्विंग फेज, एंड रेस्ट टाइम मीन्स 30% टाइम फॉर टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में क्या करना है, देखो अभी तक टेस्टिंग फेज में अगर आप आ चुके हो तो आपको पता चल चुका है कि भाई
मेरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, मैंने सॉल्विंग फेज में जो नोट्स थे उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है, मतलब मेरे ऑलमोस्ट नोट्स रट्टा हो चुके हैं, ठीक है। अभी ये रट्टा को यार आप गलत तरीके से वर्ड में मत लेना, रट्टा इज़ समथिंग लाइक कौन सी पेज, कौन से क्वेश्चन, कौन सा डेटा कौन से पेज पे ये आपको पता है, ठीक है, ये रट्टा है एक तरह से। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपकी जो नोट्स है ना वो आपके आंखों के सामने रहती है। अगर कोई भी टॉपिक आ गया, आप समझ नहीं पा रहे कि कहाँ है टॉपिक, तो आप नोट्स में एग्जैक्टली वही पेज निकालोगे, देख लोगे, ठीक है। तो ये कब आता है? जब आप उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है। आपका एक लाइन किसी ने बोल दी, लेट्स से एंट्रोपी वर्ड बोल दिया, तो आप वहीं से सब कुछ चीज़ें रिलेट करना स्टार्ट कर देते हो। ये एक तरह से अच्छी बात होती है जब आप 3 से 4 बार उन नोट्स को रिवाइज कर लोगे। ये क्लियर है? ओके नाउ, तो टेस्टिंग फेज में आने से पहले 2 फेजेस बहुत अच्छे से आपने कर लिए, ये मैं अज्यूम करता हूँ। नाउ कमिंग टू द टेस्टिंग फेज, टेस्टिंग फेज में आप करोगे क्या? शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना है अभी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स वो चीज़ें हैं जो आप भूलते जा रहे हो। ओके अच्छा, दोनों अंडरस्टैंडिंग एंड जो सॉल्विंग फेज था उसमें जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाई है आप उनको अपडेट करते जा रहे हो। अपडेट मतलब नई चीज़ें अगर कहीं से आ रही है तो ऐड करो, किसमें? नोट्स में एंड शॉर्ट नोट्स में। नई चीज़ें मतलब क्या? देखिए ईएससी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ द टॉपिक होते हैं बट बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, तो भी हम लोग को उनके आंसर याद नहीं रहते। तो ऐसे क्या करो, सीधा उस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लो आपके नोट्स में एंड आपके शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा? आपको सीधा उस क्वेश्चन का आंसर ही याद हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो आगे आ भी गया तो भी आप सीधा आंसर मार के निकल लो, क्योंकि आपको याद है, ठीक है। अभी आप बोलोगे यार सर क्या बोल रहे हो आप, तो एक तरह से हमें चतुर बना रहे हो। नहीं, ऐसा है कि आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही परफॉर्म करना है। आपको अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करो तो इलेक्ट्रिकल के जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसमें एक्सेल करो यार, उसमें अपनी दिमाग को चलाओ। अगर कोई और से टॉपिक से किसी और ही ऐसे रैंडम चीज़ों से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें क्यों रिसर्च करनी है आपको? समझ रहे हो ना? तो ये रिसर्च वाली चीज़ें बंद कर दो, ठीक है, रिसर्च नहीं करनी है। ऐसा अगर कोई और टॉपिक से जो इररिलेवेंट टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आता है तो उस पर ज़्यादा रिसर्च मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता यार आगे आए या ना आए। अगर आ गया तो शायद वहीं रिपीट हो जाए, जो कि ईएससी का हिस्ट्री है वैसे कुछ हुआ है, राइट। तो शॉर्ट नोट्स आपने अपडेट करते जानी है, ठीक है। और सेम चीज़ें अपने नोट्स में भी अपडेट करना। रिमेंबर, नोट्स इज़ योर बाइबल, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी कॉस्टली एसेट। मेरे नोट्स करोड़ों के ऐसे मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉस्टली एसेट यार। क्योंकि ऐसा होता है कि वो नॉलेज जो आपने कंसंट्रेट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है, ठीक है, फॉर एनी एग्जाम। मतलब आप एक बार देखो 2-3 साल होने के बाद जॉब में आप चले जाते हो, 2-3 साल बाद आप सब कुछ भूल जाओगे, बट 2-3 सालों बाद भी अगर आपने आपकी नोट्स उठा ली, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ क्लिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली एसेट है। ओके, तो टेस्टिंग फेज में आपने सबसे पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट करना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ पे अभी हमें फोकस करना है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ के गाइस 2 फेजेस होते हैं या फिर 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफलाइन या फिर सेकेंड ऑनलाइन। अगर आप ईएससी वाले हो, ईएससी प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ दो, ठीक है। प्रोवाइडेड जैसे मैं करता था, जैसे मैं मुंबई में था और मैं ऑफलाइन टेस्ट के लिए पुणे जाता था, क्योंकि मेडिजी का जो टेस्ट सीरीज़ है या फिर एस का टेस्ट सीरीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ पुणे में होता है, महाराष्ट्र में पूरा, ठीक है। तो मैं जाता था मुंबई से पुणे ट्रैवल करके, संडे को सुबह जाएंगे 9 बजे और शाम को 8-10 बजे तक वापस, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने फॉलो किया था, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल पेपर तो वैसे होने वाला है ना यार। आप ऑनलाइन वहाँ पे दे रहे हो, एक्चुअल पेपर जो है, जो बबलिंग सेंस है, जो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ये सब चीज़ें आपको ऑफलाइन में ही पता चलती है, ऑनलाइन में पता नहीं चलती, समझ रहे हो? ओके, तो इसीलिए ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज़ है वो दे दो, अगर आपके रीच में है तो। ऐसे नहीं कि आप लेट्स से कहीं और रह रहे हो, आप झारखंड में रह रहे हो, दिल्ली जा रहे हो एग्ज़ाम देने, ऐसा कुछ मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपकी रीच में, जैसे मुंबई पुणे बस अराउंड 200-250 किलोमीटर, तो मैं चला जाता था, ठीक है। एक दिन में अगर आप वापस आ रहे हो तो चला जाओ, ठीक है, बट ऐसे मतलब 2-3 दिन जाओ 2-3 दिन आओ, ऐसे मत करना प्लीज़, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो आप टेस्टिंग फेज में जब आप आ रहे हो तो मतलब आपके पास हार्डली 2-3 महीने बचे हैं या फिर उससे भी कम टाइम बचा है, क्योंकि 30% बचा हुआ पूरा टाइम का 30% वही है, ठीक है। ओके, तो पहले चीज़ क्लियर है, रिवाइज करना है। सेकंड इज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपने देनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी प्रेफरेबल दो। ऑनलाइन तो आपको देना ही है, ऑफलाइन अगर आपको मौका मिल रहा है तो जाओ देख के आओ, ठीक है। 2-3 टेस्ट सीरीज टेस्ट दे दो ऑफलाइन का, ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, टेस्टिंग फेज में आप ज़्यादा फोकस करोगे जीएस पे। अगर आप गेट वाले पर्सन हो तो आप फिर से एक बार रिवाइज करोगे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को, ठीक है। वेयर एज टेस्टिंग अगर आप ईएससी वाले पर्सन हो तो टेस्टिंग फेज में आप 2 बार जीएस को फिर से पढ़ोगे, ठीक है, 2 बार जीएस को फिर से पढ़ना, ठीक है। फिर से क्लियर कर दूं, अगर आप गेट वाले हो तो आप क्या करोगे, टेस्टिंग फेज में जो रिमेनिंग 30% टाइम है उसमें आप क्या करोगे, जो नॉन टेक पोर्शन है और जो टेक पोर्शन है उसको कंप्लीट एक बार रिवाइज करोगे, ठीक है, 2 मंथ्स में।
हाँ, रिवीजन कैसे करना है, जो आपने अंडरस्टैंडिंग फेज में किया था वही यहाँ पे भी फिर से कर देना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आप ईएससी वाले हो तो आप जीएस को रिवाइज करो 2 बार। देखो पहले आपने जो सॉल्विंग फेज था उसमें 3 मंथ का टाइम दिया था आपको, तो आपने तभी जीएस कम से कम 2 बार पढ़ के हो जाना चाहिए, ठीक है। 1.5 महीने में मैं आपको 2 गैप दे रहा हूँ, 1.5 महीने में एक बार करो, 1.5 महीने में दूसरे बार करो। अभी आप जब टेस्टिंग फेज में आओगे तो जीएस को फिर से एक बार 1-2 महीने का टाइम मैं बता रहा हूँ टेस्टिंग फेज का, अज्यूम करके 30%, ठीक है। तो ये जो 2 महीने में आप 1 महीने में जीएस पढ़ो, दूसरे महीने फिर से जीएस पढ़ो, ठीक है। अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ना है, समझ रहे हो, राइट। ये क्लियर है। तो पहली चीज़ रिवाइज करो शॉर्ट नोट्स टेक्निकल के। सेकंड, अच्छा जीएस के शॉर्ट नोट्स मत बनाओ प्लीज़, जीएस के शॉर्ट नोट्स मत बनाओ यार, ये एकदम स्टूपिड चीज़ है। शॉर्ट नोट्स सिर्फ और सिर्फ किसके बनेंगे, टेक्निकल पार्ट के, ठीक है। नेक्स्ट, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है। देन जीएस कितने बार पढ़ना है, 2 बार। अगर आप गेट वाले हो तो नॉन टेक एंड टेक दोनों का रिवीजन एक बार, ओके। एंड नाउ कम्स टू इम्पॉर्टेंट, अभी वर्कबुक एंड ऑल जो भी है उनका जो सॉल्यूशन है आपने करना बंद कर देना, वर्कबुक को सॉल्व करना बंद कर दो। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितनी भी बुक्स है आपके पास, जितनी बुक्स मतलब यार ईएससी और गेट की होंगी ना, 2 ही है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि किसी अलग अलग इंस्टीट्यूट को सॉल्व करे जा रहे हो, नहीं, 2 ही है, मेडिजी एंड एस, सॉरी प्रीवियस ईयर आपके पास 2 ही है, ईएससी एंड गेट, उनका आप सॉल्व करो, 2 बार हो जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो रिपीटेशन से होता क्या है, एक बहुत से बार ईएससी गेट में देखो ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के कंसेप्ट सेम आ जाते हैं, ईएससी में तो कभी कभी क्वेश्चंस ही सेम आ जाते हैं, गेट में कंसेप्ट बहुत बार सेम आते हैं। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का बेनिफिट ये है, अगर आपका कंसेप्ट आपको पता है कि मैंने 2 महीने पहले ही इसको सॉल्व किया यार, 1 महीने पहले ही सॉल्व किया, तो बेनिफिट क्या होगा, आपको कंसेप्ट पता था इसीलिए आप सेम वे में उसको सब सॉल्व कर दोगे, ठीक है। हाँ, तो ये था टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में क्या करोगे, शेड्यूल कैसे होगा, सेम शेड्यूल यार, पूरा डे वाला। रिमेंबर दिस, अपना जो शेड्यूल है इट इज़ लाइक फॉर, इट इज़ चेंज नहीं होने वाला ये सब। 8 से 12 आप क्या करोगे, टेक्निकल करोगे, उसमें एक टेस्ट भी दोगे, ठीक है, टेक्निकल प्लस टेस्ट, राइट। 12 to 4 आप क्या करोगे, नॉन टेक पढ़ोगे, जो दोपहर का टाइम होता है जहाँ सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है, आप पढ़ लो नॉन टेक, ठीक है। क्योंकि नॉन टेक थोड़ा अलग है टेक्निकल से, थोड़ी चीज़ें यहाँ वहाँ की हैं, तो आपको शायद उसमें इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। देन 5 to 8 आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ओके। एंड 9 to 12 आप क्या करोगे, फिर से रिवाइज करोगे, ठीक है। तो दिन में देखो रिवीजन पे मैं 2 बार फोकस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आपको चीज़ें अच्छे से याद है देन ईएससी गेट में आपके क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व होता है, ठीक है, राइट, ओके, राइट। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है। एक छोटा सा रिकैप मार देता हूँ यार। कंप्लीट टाइम, उसमें 35% टाइम अंडरस्टैंडिंग, 35% टाइम सॉल्विंग, 30% ऑफ टाइम टेस्टिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ चीज़ों को स्क्रैच से पढ़ना है। साइड में जो एक फ़ोटो आया होगा यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने अच्छे से करनी है। देन सॉल्विंग फेज़ में क्या करना है, ये सब चीज़ें आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें करनी है। टेस्टिंग फेज़ में ये सब चीज़ें करनी है, ओके। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दूँ। पहली चीज़, 100% आप इफ़ेक्टिव कभी भी नहीं रहोगे, तो डोंट वरी, 100% इफ़ेक्टिव कोई नहीं रहता यार, लेट इट बी एनी वन। तो जो भी प्लान आपने किया है उसमें से 75 से 80% आपने अचीव कर लिया, बहुत है, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। डेडलाइंस कभी नहीं मीट होती, सबकी डेडलाइंस ओवरशूट करती है, अंडरशूट कर दिए तो यार आपको अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है। ओवरशूट सबका डेडलाइन करेगा, मतलब 1 वीक में मैंने प्लान किया था लेकिन 1 वीक में नहीं होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा लग गया उसको, चलेगा, कोई नहीं, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होगा जो आप बहुत कम टाइम में हो जाएगा, उसका आप वहाँ पे गैप इन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम को आपने फ्लेक्सिबल बनाना है। आपने अज्यूम किया कि मैं 12 से 4 पढ़ने वाला था और कुछ दूसरा कुछ आ गया तो यार आज का दिन तो गया, नहीं, दूसरा कुछ करो, रात को पढ़ो, ठीक है। देखो मेरा प्रॉब्लम ये था यार कि मुझे सुबह, मतलब मैंने सोचा था पहले कि यार सुबह सुबह उठने, पप्पा बोलते थे सुबह 5 बजे उठो, अच्छा पढ़ाई होता है वगैरह वगैरह, तो मैंने भी सोचा था 5 बजे, तो अलार्म तो लग जाता था लेकिन वो मैं हर वक्त स्नूज़ कर देता उसको, 9 बजे ही उठता था या फिर 8 ही बजे उठता था, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता था, मैंने सोचा कि यार मैं अगर टाइम 8 बजे में, मतलब 5 बजे उठ नहीं पा रहा हूँ, उसके चक्कर में 10 बजे सो रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर 8 बजे उठता हूँ तो मैं 8 से पीछे, मतलब 7 घंटे का नींद अगर आप पकड़ लो तो 1 बजे 12-1 को सोता हूँ, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या है, 7 घंटे का नींद तो हो ही रहा है ना। तो एक तरह से आप फ्लेक्सिबल रहो। अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप मुझे बता सर आप कुछ भी बता रहे हो, रात को ये करो वो करो, नहीं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको प्रिपरेशन
कैसे करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितने फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप फ्लेक्सिबल रहना है आपके पूरे टाइमिंग में। और बीच में थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेशन आएगा आपको, ठीक है, तो मोटिवेट हो जाओ यार। मोटिवेट होने के बहुत से तरीके मैंने आपको बताया। जो मेरे जो अबाउट मी वीडियो जो आया था लास्ट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ मी विद 21 लर्निंग्स, उसमें मैंने कुछ मोटिवेशन के तरीके बताए। हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ वो आप देख सकते हो। और भी बहुत यूट्यूब चैनल, नवीन सर का यूट्यूब चैनल है, ये बहुत सी चीज़ें यार आप देख सकते हो। दीज पीपल आर ऑलवेज देयर टू मोटिवेट यू, हेल्प यू। तो यू कैन ऑलवेज हैव इट एंड गेट मोटिवेटेड, राइट। तो आई गेस ये क्लियर था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एक लाइव स्ट्रीम करते हैं, संडे को ही करते हैं, ओके। मैं हूँगा उसमें, ठीक है। तो उसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस है आप पूछो यार। एज यूजुअल अपना टाइम फिक्स होगा संडे 11 o'clock, ठीक है। सो विल मीट ऑन संडे 11 o'clock। सो जितने भी क्वेश्चंस है रेडी रखो। एंड एक चीज़ है और कि जितने जो भी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं यार, इंस्टाग्राम पे आप कर रहे हो या फिर फेसबुक पे कर रहे हो, तो आप एक प्लीज़ चीज़ करो कि मुझे मतलब एक फ़ॉलो कर लो वहाँ पे, इंस्टा पे या फिर फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, ठीक है। ये मैं खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सीन ये होता है कि वो जो मैसेज होता है वो स्पैम में चला जाता है या फिर अनवांटेड में चला जाता है, तो वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ पे अगर मैं क्लिक भी करता हूँ तो रिप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत से मैसेज ऐसे पड़े हुए हैं जिन पर मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे वो विंडो ही नहीं खुल रही है, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन हैज़ नॉट आइदर फॉलोड और आइदर सेंट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये करो, ओके। इसके अलावा एक चैनल है इंडोरेल, फेसबुक पे हमारा पेज है, उस पर जैसे अभी एक चीज़ जो मैंने बनाई है वो मैं डाल दूँगा। उसके बाद कुछ नोट्स है जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मटेरियल साइंस, उसके नोट्स शायद जो दीवाने का चैनल है वहाँ से मिस हो गए हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ डाल दूँगा, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। और भी कुछ चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो यू कैन विजिट दैट पेज एंड डाउनलोड ऑल दोज नोट्स, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड होप विल मीट इन next lecture, next live stream, which is tomorrow on Sunday 11 o'clock. Thank you very much and stay happy, stay motivated.